हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं। तो अभी जो हम लोग इस चैनल पे कर रहे हैं वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। इसमें हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड एंड फोर्थ का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है। इसमें जो हम लोगों ने पहला टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अभी तक इस सीरीज में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। ओके, एक में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा हुआ है एंड सेकेंड में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के, वो हम लोगों ने सीखे हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस की। हम लोग इसकी बात करेंगे सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहाँ पर जो भी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम यूज़ करेंगे, इन सब से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो अगर कोई भी टर्म या टर्मिनोलॉजी कंफ्यूज करती है तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि जो भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो उसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, फर्स्ट ऑर्डर में हमारी कौन कौन सी इक्वेशन आ जाएंगी? लीनियर इक्वेशन आएगी, क्वासी लीनियर इक्वेशन आएगी और नॉन लीनियर इक्वेशन आएगी। ठीक है ना? सो आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर एंड क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग एक मेथड देखेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन लीनियर के लिए मेथड देखेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं होते हैं हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के, तो जो भी मेथड्स हमारे पास है वही पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि इतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। सो उस मेथड को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल हो। तो कोई फंक्शन हम फंक्शन एज्यूम करें ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर उसको सेटिस्फाई करवाएं, है ना, इस तरीके से उसको हम लोग यूज़ करते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस एक वीडियो में हम लोग क्वासी लीनियर और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे और डीपली समझेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द क्वासी लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर की हमें क्वासी लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? पी एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड इंटू क्यू इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या होता है? पी हमारा कोई फंक्शन एक्स वाई जेड का, पी हमारा डेरिवेटिव है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू फंक्शन एक्स वाई जेड का, क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई और आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, ये जो जनरल फॉर्म है क्वासी लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, इसी को हम लोग बोलते हैं लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको यही हमारी सेम इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी अगर P और Q क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट फ्रॉम Z हो जाए, है ना। मतलब P और Q के साथ सिर्फ x y है, Z ना है, राइट। एंड R क्या हो? लीनियर हो Z में, मतलब Z की सिर्फ 1 डिग्री, Z की सिर्फ कितनी डिग्री चाहिए? 1 डिग्री हो। तो हमारी ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, समझ गए ना? जब भी इस तरह की इक्वेशन हमको गिवन होगी तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? लेट्स सी कौन कौन से स्टेप हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन को, जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, p p प्लस q q इक्वल टू r, p इनटू स्मॉल p प्लस q इनटू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल। इसके बाद हम लोग बनाएंगे लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। हम लोग लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। ठीक है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं, कंपेयर कराएंगे। p के कोएफिशिएंट्स को dx के साथ रखेंगे, q के कोएफिशिएंट को dy के साथ रखेंगे एंड और जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे उसको हम लोग dz के साथ रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो पेयर्स में लेकर के सॉल्व करना है, मतलब हमें कोई भी 2 पेयर सिलेक्ट करने हैं और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, सॉरी, मान लो हमने कि ये 2 पेयर लिए, हमने सॉल्व किया, हमें एक सॉल्यूशन मिला u(x,y,z) = c1। ठीक है, हमने सेकंड थर्ड लिया या फर्स्ट थर्ड लिया, हमें दूसरा सॉल्यूशन मिला v(x,y,z) = c2। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, कंडीशन ये है कि u और v जो हमारे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए?
लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक इजी वे होता है चेक करने का लीनियरली इंडिपेंडेंसी, दैट इज u upon v इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगर ये कांस्टेंट के इक्वल टू नहीं आता है तो मतलब हमारे u और v कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये एक थोड़ा सा इजी वे है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। नाउ जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन में हमें कुछ नहीं करना है, f लिखना है, जो भी यहाँ पे u की वैल्यू आई होगी वो लिख देना है, कॉमा जो v आया वो लिख देना है इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा तरीका जनरल सॉल्यूशन लिखने का है, हम लिखते हैं u इज इक्वल टू पाई इनटू v। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरीके से हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे और किस तरीके से जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस फाइंड करने के टाइम हमारे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमेशा हमने पेयर सिलेक्ट किया और हमें सॉल्यूशन मिल गया, हमने दूसरा पेयर सिलेक्ट किया सॉल्यूशन मिल गया और हमारा इजीली आंसर आ गया। ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कैसा होगा कि अगर मान लो, है ना, हम सबसे पहले तो हमारे पास सबसे बड़ी चॉइस ये होगी कि हम कौन से पेयर सिलेक्ट करें ताकि हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो हमें ऐसे पेयर सिलेक्ट करने हैं जिसमें से वन ऑफ द वेरिएबल्स इज आइदर एब्सेंट और कैंसिल, कुछ इस तरीके से हो, क्योंकि हम जब दो पेयर ले रहे हैं तो अब इक्वेशन हमारी टू वेरिएबल में आ गई, तो हम इसको इंटीग्रेट भी टू वेरिएबल्स के लिए कर सकते हैं। पर अगर ये p और q कैसे फंक्शन है, x y z के फंक्शन और थ्री वेरिएबल्स कंटेन करेगा ना ये, तो हम इस तरीके से लेंगे कि या तो इनमें कोई एक वेरिएबल एब्सेंट हो और या फिर उसको कुछ कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल आउट हो रहा हो। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना, तो क्वेश्चंस भी करेंगे अभी इसके। दूसरा क्या है कि अगर u इक्वल टू c1, मतलब एक पेयर तो हमें मिल गया, एक पेयर हमने मिला, सॉल्व किया, u इक्वल टू c1 हमें मिल गया, बट प्रॉब्लम क्या है कि v इक्वल टू c1 हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं यूजिंग दिस मेथड, मतलब कोई ऐसा पेयर नहीं मिल पा रहा है जिससे हम लोग क्या करें v इक्वल टू c2 फाइंड कर लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी यूज u इक्वल टू c1, हम क्या करेंगे u इक्वल टू c1 जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेम चीज करेंगे, है ना, यहां से हम लोग पेयर सिलेक्ट करेंगे, देन हम लोग क्या कर सकते हैं v इक्वल टू c2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, u इक्वल टू c1 हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना और हमें u इक्वल टू v इक्वल टू c2 ऑब्टेन कर लेना है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। थर्ड ये है कि अगर ये दोनों मेथड फेल होते हैं, हमें यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, यहाँ से भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस कराएंगे। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कोई भी थ्री फंक्शंस हमें लेने हैं, p1 q1 r1, इस तरीके से कि p1 x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, q1 y का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, r1 z का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो। रिमेंबर दिस पॉइंट कि p1 q1 r1 x y z के फंक्शंस होने चाहिए रिस्पेक्टिवली। ऐसा नहीं ले सकते कि p1 हमारा y का फंक्शन हो जाए या z का फंक्शन हो जाए। ठीक है, फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे p1 dx plus q1 dy plus r1 dz अपॉन p into p1 plus q into q1 plus r into r1। ठीक है, कंडीशन ये लेनी हमें। ठीक है, अब बात ये है कि हम कौन से ऐसे फंक्शंस ले लें, बहुत सारे ऐसे फंक्शन p1 q1 r1 मिल सकते हैं, तो वहां पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, p into p1 plus q into q1 plus r into r1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है ना सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, हम इस पूरे रेशियो को इक्वल टू रख देंगे इनमें से किसी एक रेशियो पे, किसी भी एक रेशियो पे। ठीक है, क्या होगा, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है तो मतलब न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, है ना। हम क्या कर देंगे, इस न्यूमरेटर को उठा के 0 रख देंगे, और ये p1 किसका फंक्शन x का, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, q1 y का फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, r1 z का फंक्शन है, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे, इजीली हमको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लायर चूज करने वाला ऑप्शन है, इसको हम लोग एनी टाइम्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पे, ठीक है, 1 टाइम या 2 टाइम्स ही करना है। अगर एक सोल्यूशन यहाँ से मिल रहा है, एक सोल्यूशन यहाँ से निकाल लें, यहाँ से एक भी सोल्यूशन नहीं मिला, दोनों सोल्यूशन हम मल्टीप्लायर चूज करके निकाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, है ना, रिलेटेड टू, है ना, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैंने बताया था सॉल्यूशंस के स्टेप में सबसे पहले तो अपनी गिवन इक्वेशन को क्या करना है, p into p प्लस q into q इक्वल टू r के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है,
अगर हम अपनी इक्वेशंस को देखें तो ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी क्या है, इस फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन हमारी ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है तो हम क्या करें, इसको कंपेयर करा देंगे। p इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, yz, q इक्वल टू हमें मिलेगा -xz एंड r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, xy, ठीक है। बहुत आसान है कंपेयर कराना, जो भी गिवन इक्वेशन थी इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करा लेते हैं। कंपेयर करा लिया, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं इसकी हम लोग। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करना है, dx अपॉन p, p का मतलब yz, dy अपॉन q, q का मतलब -xz एंड dz अपॉन r का मतलब xy, ओके, राइट। सो अब यहां पे देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। मैंने क्या कहा था, हमें इसके दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालने। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड पेयर को सिलेक्ट कर लें, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड पेयर को सिलेक्ट कर लें, दिस इज -dy अपॉन xz। यहां पर देखो क्या होगा, एक वेरिएबल कैंसिल हो रहा है। कौन सा वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, z कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिलेगा x dx इज इक्वल टू -y dy, राइट। x dx इज इक्वल टू -y dy, हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा -y²/2 एंड एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके। क्या होगा, x²/2 प्लस y²/2 इक्वल टू c1, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, सो वी आर गेटिंग x² प्लस y² इक्वल टू, तो दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं 2c1 को a, दूसरा कांस्टेंट हमने मान लिया a। तो ये क्या आ गया हमारा, u इज इक्वल टू a, एक सॉल्यूशन आ गया है ना, u इज इक्वल टू a हमारा एक सॉल्यूशन इसका आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब ये पेयर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो dy अपॉन -xz dz अपॉन xy, ठीक है, dz अपॉन xy। ठीक, क्या करना होगा अपने को, x कैंसिल हो रहा है, यानी कैंसिल कर देंगे हम लोग। अगेन हमें क्या मिल रहा है, y dy इक्वल टू z dz, ठीक है। फिर से वापस इंटीग्रेट कर लेंगे, सिमिलर प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, तो मिल जाएगा y² प्लस z² इक्वल टू अनदर कांस्टेंट b, ठीक है। दो सॉल्यूशन मिल गया हमें, u इज इक्वल टू a मिल गया, b इज इक्वल टू b मिल गया। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय f ऑफ u, v इक्वल टू 0, मींस f ऑफ x² प्लस y², y² प्लस z² इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, राइट। हम इस तरीके से इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, दो पेयर सिलेक्ट किए, ठीक है। मतलब फर्स्ट 2 रेशियो हम लोग के लिए एक पेयर है ना, सेकंड 2 रेशियो लिया, हमें दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करके हमने लिख दिया, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें यहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा था, ओके। सो हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं अगर, तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग वापस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। जब हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, सो व्हाट वी विल गेट, हमें मिलेगा कैपिटल P इज 1, कैपिटल Q इज -1 एंड R इज log x प्लस y, ठीक है। सो कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कि P का कोएफिशिएंट क्या 1 है, Q का कोएफिशिएंट -1 है और R हमारा log x प्लस y है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, dx अपॉन p मतलब 1, dy अपॉन q मतलब -1 एंड dz अपॉन r मतलब log x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे जो फर्स्ट जो पेयर दिख रहा है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अगर हम इनको सिलेक्ट कर लें तो हमें क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू माइनस dy, इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस c1, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू c1, यानी कि u इक्वल टू c1, ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर हम इनमें से कोई भी दूसरा पेयर सिलेक्ट कर ले, हमें v नहीं मिलने वाला है। इसको इसके साथ ले लेंगे तो यहाँ पे x और z होगा, बट यहाँ पे y भी इन्वॉल्व है। इसको ले लेंगे तो यहाँ पे y और z होगा, इंटीग्रेशन भी है, बट यहाँ पे x इन्वॉल्व है। मतलब हम किसी भी तरीके से v = c2 ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे पेयर्स को लेकर के, है ना, इनको लेकर के। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस जो मैंने बताया था कि हम लोग u = c1 को यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। u = c1 मतलब x + y = c1। तो यहाँ पे क्या करें, x + y = c1 रख दें और कोई भी एक पेयर ले लें। मान लीजिए हमने ले लिया dy / -1 = dz log c1। अब c1 तो कांस्टेंट वैल्यू, c1 कैसी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। -y दिस इज 1/log c1z एंड प्लस c2 लेट्स से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा z प्लस log c1 into y, z plus log c1 into y इक्वल टू, ओके, इसको भी हम लोग c लिखते हैं एंड बाद में हम लोग इसको c2 कर लेते हैं। जब भी log c1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम दूसरा कांस्टेंट कोई मान लेते हैं c2। ठीक है, अब ये हमारा पूरा बन गया b इक्वल टू c2। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा था बाय टेकिंग द पेयर, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट सॉल्यूशन का यूज करके दूसरा सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। ये हमारा सेकंड केस था। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कंबाइन करके लिख सकते हैं f of x + y, z plus log c1 y equal to 0। ओके, z plus log c1 y equal to 0। c1 y का मतलब ये इस तरीके से रहेगा ताकि कंफ्यूजन हो, इस तरीके z plus y log c1 ये ऐसा, बट y log c1 नहीं, इट्स log y1 into c1 into y। ठीक है, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये सेकंड मेथड समझ गया ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और मुझे बताना है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो वेट, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अदरवाइज फिर अगर हम इसको कंपेयर करा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा p = xz, q = yz एंड r = xy। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, dx / xz dy / y xz yz एंड dz / xy। ठीक है, फर्स्ट टू अगर हम लोग कंसीडर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू, तो हमें मिलेगा dx / xz इक्वल टू dy / yz, dy / yz। ठीक है, अब यहाँ पर देखो z कैंसिल हो रहा है, 1/x dx इक्वल टू 1/y dy। हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x इक्वल टू log y एंड लेट्स से log c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, x / y इक्वल टू c1 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, x / y इक्वल टू c1, ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन x / y के फॉर्म में नहीं है जिसको हम यूज कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम मान लो इस पेयर को सिलेक्ट करते हैं सेकंड और थर्ड को, तो क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, z और x बचेगा। यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं y और z के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे z और x आ रहा है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगर हम लोग, तो क्या हो सकता, x और इन दोनों फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लोग लेते हैं, x कैंसिल हो जाएगा, y और z आ जाएगा, लेकिन हमें x और z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसे फर्स्ट टू केस से सॉल्व नहीं कर पा रहे इजीली, है ना। हो सकता है कुछ मैनिपुलेट करने के बाद हम उसे कर भी लें, बट उससे इजी मेथड हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लायर चूज कर लें। हम क्या कर लें, मल्टीप्लायर चूज कर लें, और इस तरीके से मल्टीप्लायर चूज करेंगे कि क्या हो जाए, p × p1 + q × q1 + r × r1 जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे हम लोग जरा, है ना, देखो यहाँ पे
अगर हम यहाँ से इट्स ओके, मतलब ये मल्टीप्लायर से नहीं होने वाला है क्या, एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई हम लोग ले लेते हैं। तो एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। चलो इसको भी हमने ऐसा लग नहीं रहा है कि मल्टीप्लायर चूज करके हम बना पाएंगे इसको। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक्स लेते हैं एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से काम करते हैं, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं c1y, है ना, इसकी वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, c1y निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको यूज कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम क्या करेंगे, इन दोनों पेयर्स को लेते हैं dy अपॉन वाई जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा y कैंसिल हो जा रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास dy अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स। बट यहाँ पे x में इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम x की जगह क्या करेंगे, c1y यूज कर लेंगे, dy अपॉन जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन c1y, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, तो हमें वहां से क्या होगा, दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा जो था उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर था जैसे हम लोगों ने सेकंड वाला किया था, उसी तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे किस तरीके से करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमें गिवन है, यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो कैपिटल Q में मिलेगा y प्लस जेड एक्स, Q मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई जेड, एंड R हमें मिलने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, dx अपॉन y प्लस जेड एक्स, ओके, एंड dy अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई जेड एंड डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों पेयर को ले लें, ना तो कोई भी वेरिएबल हमारा एब्सेंट है और ना ही तो कोई वेरिएबल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जब पहले केस हमारा फेल हो रहा है ना, एक भी पेयर नहीं मिल रहा है, तो मतलब ये हमारा केस थर्ड पे जाएगा। किस पे जाएगा, केस थर्ड पे। मल्टीप्लायर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर चूज करेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से मल्टीप्लायर चूज करेंगे, लेट्स सी कि देखो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, x से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, x से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा x dx, ठीक है, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ इसमें हम लोग y से मल्टीप्लाई कराने वाले हैं, y dy, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा देखो, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ओके, माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमें कुछ ना कुछ फंक्शन जेड या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि ऐड करने पे जीरो हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस जेड डी जेड से मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस जेड डी जेड से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब माइनस जेड डी जेड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। जरा देखो क्या हमारे सारे डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू कैंसिल हो रही, एक्स वाई कैंसिल हो गया, जेड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर जेड कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, चूजिंग, ये हमें रफ में करके देख लेना है पहले से ही, डिनोमिनेटर हमारा कब जीरो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखेंगे, चूजिंग मल्टीप्लायर्स एज एक्स वाई एंड माइनस जेड, एक्स वाई एंड माइनस जेड, ठीक है। अब जब ये डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो गया, हम इसको इक्वल टू किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल टू रखेंगे, सो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और में 2 आएगा उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं इक्वल टू 0। ये हमारा एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मल्टीप्लायर हमने चूज किया और हमें क्या मिल गया, एक सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पार्ट चूज करेंगे मल्टीप्लायर्स का। देखो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम लोग क्या करें इसमें, ठीक है, दिस टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि ये हमारा बन रहा है, ठीक है, y प्लस जेड एक्स, ये हमारा बन रहा है x प्लस वाई जेड। तो हम लोग क्या करें, 1 माइनस 1 एंड 1 लेते हैं। ठीक है, क्या करें, 1 माइनस 1 1 1। ओके, एक काम ये कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हमें पॉजिटिव लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं इसको, x को पॉजिटिव इसको नेगेटिव लेना है, मतलब ठीक है, सिंपली ऐड कर देते हैं dx प्लस dy, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं इसको। तो क्या मिल जाएगा हमें, जरा देख लेते हैं। ये मिल जाएगा हमें, अपॉन में क्या मिलेगा, y माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसके साथ अगर हमें जीरो को लेना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू डी। ठीक है, 0 इंटू डी। तो हमने क्या मल्टीप्लायर यहाँ पे चूज किए हैं, चूज मल्टीप्लायर प्लायर 1 1 0। हमने क्या मल्टीप्लायर चूज किए हैं, 1 1 0 चूज किया। हमने कहा कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं। इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, dx प्लस dy यहाँ पे रहेगा, अपॉन में क्या आएगा यहाँ से, ओके, यहाँ पे y माइनस एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है x माइनस जेड, कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, x माइनस वाई पूरे से कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, -1, और यहाँ पे z, ये आएगा बेसिकली z माइनस। ठीक है, dx प्लस dy की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई इंटू जेड माइनस। अब इसको क्या करना है, हमें किसी भी एक फ्रैक्शन की इक्वल टू रखना है। अब यहाँ पे फैक्टर x माइनस वाई है और हमें इस वाले के साथ फैक्टर x माइनस वाई मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑब्टेन किया है इसको हम रखेंगे dz अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई इक्वल रखते हैं। ठीक है, dz अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल रखेंगे। जब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस वाई x प्लस वाई, x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, dx प्लस dy अपॉन z माइनस 1 इक्वल टू dz अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये क्या है, dx प्लस dy लिखा हुआ है और ये x प्लस y हो गया, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है ना, x प्लस y, और यहाँ पे क्या है, dz इंटू जेड माइनस 1, इसका भी इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो हमारा आ जाएगा v इक्वल टू c2। ठीक है, u इक्वल टू c1 आ गया, v इक्वल टू c2 आ गया, दोनों कंबाइंड कर देंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस फिफ्थ क्वेश्चन को ठीक है सॉल्व करो और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि पूरा वीडियो आपने देखा है और उसको पूरे अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, और मैंने पहले भी बताया अगर जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस में डाउट्स हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको रिजॉल्व कर पाए। ओके, थैंक यू।